हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब टेक टेल्स। दिस इज सोनी प्रजापति। हम जो है एक नई सीरीज शुरू करें, दैट इज़ फॉर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कुछ जो है डेली जो है क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नंबर ऑफ जैसे कि 20-30 क्वेश्चंस करेंगे ताकि थोड़ा हमारा जो है प्रिपरेशन होती रहे फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सिंगल आरबीसी। तो एक सिंगल आरबीसी में ही कितने जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के। तो इसका आंसर क्या है, 27 मिलियन। इसके थोड़े बहुत आसपास होते हैं, 27 से 280 मिलियन तक हो सकते हैं। तो इसका बेसिकली जो आंसर है वो क्या है, 270 मिलियन हमारे पास हीमोग्लोबिन होते हैं एक सिंगल आरबीसी के अंदर। हम इसको पता कैसे लगाते हैं, अगर हमें काउंट करना है, कैलकुलेट करना है कि कितने एचबी मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम जितना भी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आरबीसी के वॉल्यूम से, जो कि फेमटोलीटर में होना चाहिए। उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग हीमोग्लोबिन के मॉलिकुलर वेट से, एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो भी इसको सोल्यूशन जो भी हमारा आएगा, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो हमारे पास हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, वॉल्यूम जो है आरबीसी का या फिर मॉलिकुलर वेट, वो सारा क्या होगा उस पर्टिकुलर पेशेंट का होगा। ठीक है, बाकी सारे जो पेशेंट्स जो चीज़ें हैं वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें, इसका जो आंसर आता है वो हमारे किसके बराबर आता है, जनरली जो आता है 270 मिलियन के बराबर आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी भी कि वॉल्यूम जो जनरली होता है, स्टैंडर्ड होता है, वो क्या होता है 90 फेमटोलीटर, और जो हमारा मॉलिकुलर वेट होता है हीमोग्लोबिन का वो होता है 64,500। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं एक आरबीसी में, दैट इज 270 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डैश एचबी इज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा। जनरली जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो चेन्स होती हैं, ठीक है, दैट इज ग्लोबुलिन चेन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारे पास है, तो इसमें एक हीम पार्ट होता है, ग्लोबुलिन पार्ट होता है। तो जो ग्लोबिन्स होती हैं, जो चेन होती हैं, वो जनरली दो टाइप की होती हैं। ठीक है, और हर एक टाइप का अपना अपना पेयर होता है जनरली जो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है जिसमें अल्फा चेन हो और बीटा चेन हो, ठीक है, दो अल्फा दो बीटा, तो वो जनरली किसमें होते हैं, यहाँ पर HbA1 जो अडल्ट वाली होती है A1 टाइप की, उसमें क्या होते हैं, अल्फा चेन दो होती है और बीटा चेन भी दो होती है। अगर हम और भी यहाँ पे बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल HbA2 में, तो इसमें अल्फा दो होती है पर यहाँ पे बीटा की जगह पे डेल्टा होता है। ठीक है, यानी कि दो अल्फा की चेन और दो डेल्टा की चेन। ठीक है, फीटस की अगर हम बात करेंगे तो अल्फा चेन और गामा चेन, ठीक है, दो दो पोर्टलैंड की अगर बात, ये सारी क्या है, ये वाली एम्ब्रियोनिक ये है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है। ठीक है, ये हमारी अडल्ट स्टेज है और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, और ये एबनॉर्मल केसेस में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है बस हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में अल्फा और गामा, पोर्टलैंड में जीटा एंड गामा, गोवर 1 में जीटा एंड एप्सिलॉन, गोवर 2 में अल्फा एंड एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन कौन सी हो गई, एडल्ट की हो गई, यहाँ पास एम्ब्रियोनिक स्टेज की हो गई। यहाँ पास दो क्या है, अब नॉर्मल है। अगर हम एच की बात करते हैं तो जिसमें 4 बीटा होते हैं, इसमें अल्फा बीटा अलग अलग होती है, सेम क्या होती है, चारों के चारों बीटा होते हैं यहाँ पास। अगर हम बार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें गामा 4 तरह की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। विच टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी एज मच एज 20 to 30% मोर ऑक्सीजन देन मैटरनल एचबी। तो अगर जितना भी यहाँ पास मैटरनल एचबी होता है, तो उसमें से कौन सी टाइप की एचबी है जो मैटरनल एचबी से ज़्यादा 20-30% ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें कैरी हो सकता है। हमारा मेन काम क्या है एचबी का, ऑक्सीजन को कैरी करना और उसको ट्रांसपोर्ट कराना। तो अडल्ट तो करती ही करती है, या फिर जो मैटरनल से आ रही है वो तो करती ही करती है, पर उससे ज़्यादा 20 से 30% ज़्यादा कौन करता है, तो दैट इज एचबीएफ कौन सी होती है, क्यों, जो हमारे पास फीटस वाली होती है। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियोनिक पेरियड में होती है वो वाली। अब एचबीएस क्यों होती है, क्योंकि जो इसकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, वो ज़्यादा होती है, और जितना और इसको वो अलाउ करती है कि वो और अच्छे से जो है स्ट्रांगली बाइंड कर सके। क्यों, क्योंकि इसमें दो गामा चेन्स होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को और ज़्यादा अच्छे से अपने अंदर और ज़्यादा एफिनिटी के साथ बाइंड करके रख सके। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिकली विच एचबी इज स्लोअर देन HbA1 कि अगर हम इलेक्ट्रोफोरेटिकली बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस की, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस के बेसिस पर, जो कौन सा जो HB जो है हेमोग्लोबिन कौन सा है जो HbA1 से यानी कि अडल्ट वाले से स्लो है, तो वो कौन सा होता है HbA2। HbA2 क्या होता है, स्लो होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू HbA1। ठीक है, और जो हमारे पास हम बात करते हैं फास्टेस्ट कौन होता है, कि ऐसे नहीं कि HbA1 से कोई और भी फास्टेस्ट है, तो नहीं, HbA1 सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है जो कि अडल्ट वाला होता है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर HbA1c इसमें होता क्या है, हम जो टेस्ट हम जो ग्लूकोज का करते भी हैं, जो हम जनरली 3 मंथ्स में करते हैं, तो एक तरह का परसेंटेज होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का जो कि ग्लूकोज से अटैच होता है, कि कितने HB मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज ग्लूकोज से अटैच्ड है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, HbA1c कहते हैं, जो कि हम टेस्ट भी करते हैं शुगर पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ HbE, कि HbE का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, तो जनरली कि 26 ग्लूकोज एंड ग्लाइसिस इसमें होते हैं, तो जो उसमें शुगर्स होते हैं डिफरेंट जो अमीनो एसिड्स होते हैं, सॉरी जो अमीनो एसिड्स होते हैं और बस कौन से होते हैं, ग्लाइसिन होता है, ठीक है। तो HbE इसमें होता क्या है, जो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है इसमें एक सिंगल पॉइंट पे जो कि बीटा चेन होती है, अब यहाँ पर डिफरेंट काइंड की चेन होती है, अल्फा बीटा गामा, तो उसमें जो है 26 पोजीशन पर क्या हो जाती है, म्यूटेशन आ जाती है, और वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसिन जो है वहाँ पे अपनी जगह ले लेता है। जनरली जो नॉर्मली क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है उस पर्टिकुलर चेन में, पर वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसिन ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 ग्लूकोज एंड ग्लाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज एट्रीब्यूटेड टू, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है सिंपल माइक्रोस्कोप का, ये किसने किया था, स्टार्ट किस मतलब बनाया किसने एक तरह से, दैट इज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप यूजिंग लेंस, अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो जनरली एक सिंपल माइक्रोस्कोप की हम बात कर रहे हैं, तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि लेंस की मदद से एक जो माइक्रोस्कोप होता है एक ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करता है, कि इसको बड़ा करके दिखाता है और ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाता है। अगर हम और डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप की बात करें तो कौन कौन से हैं, बस ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेस कॉन्ट्रास्ट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप से होते हैं माइक्रोस्कोप होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, इन 1866 अ थर्ड किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो जनरली जो हमारे पास अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं और भी जो है डेवलप होते रहते हैं, तो जो है बस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें और भी है, जैसे आर्की बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, यू बैक्टीरिया हो गया, तो जनरली जो हमारे पास कौन सा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे एंड एनिमिलिया। बिकॉज स्टार्टिंग की अगर बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 ही थे, दैट इज प्लांटे एंड एनिमिलिया, कि जो भी जो लिविंग है पर सॉरी मतलब जो चल नहीं सकते हैं, एक जगह से दूसरे मूवमेंट नहीं कर सकते, दैट इज प्लांट, और जो मूवमेंट कर सकते हैं वो किस में आ जाएंगे, एनिमिलिया में आ जाएंगे। तो हमने सिर्फ 2 क्लासिफाई किया था, पर जैसे हम टाइम के साथ बढ़ते गए, माइक्रोस्कोप्स आते गए, डिस्कवरीज होती गई, तो हमने जहाँ पास IH विटेकर है उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड किंगडम जो दिया था, क्योंकि ये टाइम ऐसे नहीं कि पांचों के पांचों एक साथ आ गए, नहीं, टाइम जैसे कि पहले प्लांटो एनिमिलिया था सिर्फ, उसके बाद थर्ड किंगडम जिसने दिया था इन 1866, दैट इज हेकल, ठीक है। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे इन्होंने, हेकल ने थर्ड किंगडम दैट इज प्लांटे सॉरी दैट इज प्रोटिस्टा वो उन्होंने दिया था, एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन, दैट इज 8th क्वेश्चन, मैनुअल विच इज मोस्टली यूज फॉर इंटरनेशनल पब्लिकेशन, तो एक मैनुअल होता है जो कि हम यूज करते हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लिए, वो कौन सा है, दैट इज, तो उसका आंसर क्या है यहाँ पास, बर्गेस मैनुअल। ये एक तरह की रेफरेंस बुक होती है जो कि आइडेंटिफाई करने में, क्लासीफाई करने में बैक्टीरियाज को हेल्प करती है, ठीक है। इसमें ये दिया किसी था, डेविड हेनरिक्स बर्गे, जिनके नाम पे ही बेस्ड है ये जो मैनुअल है, दैट इज बर्गेस मैनुअल। जनरल इसमें होता क्या है, जो भी डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज हो गए या और भी जो इसकी टेक्सोनॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, इकोलॉजी होती है, उनका हैबिटेट होता है, उनके बारे में लिखा हुआ है, तो उनको आइडेंटिफाई, मान लो कोई भी एक नया बैक्टीरिया में मिला है, तो उसकी जो रेफरेंसेस हैं वो किस तरह से हैं, ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, उसको हमें कौन सी कैटेगरी के बैक्टीरिया में हमें क्लासीफाई करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बैक्टीरियाज भी क्लासीफाइड है, ठीक है। तो यानी कि हम इस मैनुअल के मदद से हम आइडेंटिफिकेशन और एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इजीली कर सकते हैं, तो वो कौन सा है हमारे पास, बर्गेस मैनुअल, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज स्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ मॉर्डेंट देन दैट स्टेन इज नोन एज, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में एक वर्ड आ रहा है मॉर्डेंट। मॉर्डेंट का मतलब क्या होता है कि एक तरह केमिकल होता है जो किसी भी डाई को अलाउ, या तो उसको हेल्प करता है कि वो स्पेसिमेन से चिपक जाए, ठीक है, चिपकने के लिए, या फिर वो अलाउ करता है कि जो स्टेन है वो ज़्यादा डीप पेनिट्रेट हो, उसके अंदर ज़्यादा जाए, ठीक है। एक तरह से मतलब फॉर एग्जांपल हमने स्मेल बनाया, उसको एक स्टेन दे दिया, ठीक है, अब जो हमने प्राइमरी स्टेन डाला है उस पर्टिकुलर स्लाइड पर, तो हम उसके ऊपर हम मॉर्डेंट यूज़ कर सकते हैं। अब मॉर्डेंट का मेन काम यही है कि वो जो प्राइमरी स्टेन हमने डाला है उसको वो उस पर अच्छे से फिक्स कर दे, अडेयर होने दे, चिपकने दे,
और उसके अंदर अच्छे से ज़्यादा पेनिट्रेट होने दें। अब मॉडर्न या तो केमिकल होता है, हम कई के केसेस में जो है फॉर एग्जांपल जब हम एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं, जेडन स्टेनिंग करते हैं, तो उसमें मॉडर्न की जगह पे हम हीट यूज़ करते हैं। हमने हीट उसको थोड़ा टाइम तक किया, तो उस ड्यू टू हीटिंग जो उसके जो सेल है वो थोड़ी सी रप्चर होती है, और उसके अंदर जो है स्टेन को अंदर ज़्यादा अच्छे आने से अच्छी तरीके से आने देती है, पेनिट्रेट होने देती है। ठीक है, तो मॉडर्न का मेन काम क्या ये है। ठीक है, तो कौन सा जो कोई भी जब ऑर्गेनिज्म जो है स्टेन होता है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न, देन दैट स्टेन इज नोन एज, तो अगर हम मॉडर्न से जो स्टेनिंग कर रहे हैं तो उस स्टेन को हम क्या कहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्टेनिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन भी आ जाए कि बताओ ग्राम स्टेनिंग में क्या कौन सा हम जो है मॉडर्न यूज करते हैं, तो हम कौन सा यूज करते हैं, आयोडीन। ग्राम्स आयोडीन हम मॉडर्न की तरह यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 10th क्वेश्चन। इन विच टाइप ऑफ स्टेन ऑर्गेनिज्म स्टेन्ड इन अ डिफरेंट शेड ऑफ कलर फ्रॉम दैट ऑफ द स्टेन। तो ऐसा कौन सा स्टेन है, कौन सा टाइप का स्टेन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जो भी एक बैक्टीरिया है उसको डिफरेंट डिफरेंट शेड में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में जो है एक ही स्टेन से हम शेड्स में करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट स्टेन उसको मिल जाते हैं। तो वो कौन सा है हमारे पास, मेटाक्रोमेटिक स्टेन। ठीक है, क्या है बस मेटाक्रोमेटिक स्टेन। इट चेंजेस कलर व्हेन इट बाइंड्स टू सर्टेन सब्सटेंसेस इन टिश्यू। तो कोई भी अगर हमारे पास सेल है या फिर टिश्यू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू के सब्सटेंसेस, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास उसका जो है सेल के ग्रेन्यूल्स हो गए, उसमें और भी जो है एलिमेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होती है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। तो मेटाक्रोमेटिक स्टेन का मेन काम क्या होता है कि जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो उनको अलग अलग कलर देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि टुलिडन ब्लू हम मेटाक्रोमेटिक स्टेन की तरह यूज करते हैं, जो कि एक बेसिक डाई है। कार्टिलेज रेड पर्पल, ठीक है, और अदर टिश्यू एलिमेंट्स को वो ब्लू करता है। ठीक है, मेन काम क्या है, और इसमें हम जनरली जो आपने सुना भी होगा कॉर्निबैक्टीरियम थ्योरी, उसमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम मेटाक्रोमेटिक स्टेन का यूज करते हैं। जैसे कि जो मास्ट सेल ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको भी हम डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेटाक्रोमेटिक जो है वह स्टेन इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 11th पे। ठीक है, नो कार्डिया स्पीशीज आर एसिड फास्ट ओनली विद। तो जो हमारे पास नो कार्डिया स्पीशीज होते हैं जनरली ये कौन कौन सी होती हैं, जो वीकली एसिड फास्ट होती हैं, ग्राम पॉजिटिव होंगी, रॉड शेप्ड और एरोबिक एक्टिनोमाइसिटीज होती हैं। तो जो हमारे पास नो कार्डिया जो स्पीशीज है, तो उसमें हमें केमिकल्स दिया होता है कि कौन कौन सी कंसनट्रेशंस में हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जो हम एक तरह से डीकलराइजर जो हम यूज़ करते हैं एसिड फास्ट में, हम एक जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है दैट इज डीकलराइजेशन, तो उसमें हम एसिड यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो डिफरेंट डिफरेंट कंसनट्रेशन का होता है कि कोई 20% है, 5% है, ठीक है, या फिर 1% है। तो जो नो कार्डियल स्पीशीज होती हैं वो 1% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करती हैं। अगर हम बात करते हैं और भी, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम है, उसमें हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम लीप्रे की, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज 20% एंड माइकोबैक्टीरियम लीप्रे इज ओनली 5%। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हम कंसंट्रेशन इसकी ले सकते हैं। इन क्योन्स मेथड विच सॉल्यूशन इज यूज एज अ काउंटर स्टेन। तो क्योन्स मेथड भी एक तरह का एसिड फास्ट का ही होता है, बस इसमें जनरली थोड़ा सा डिफरेंस होता है, होगा ये जेडन स्टेन की तरह ही, पर इसमें कंसंट्रेशन जो है थोड़ी डिफरेंट होती है। जो हम फर्स्ट स्टेप में कार्बल फ्यूजन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जेडन में जो है कार्बल फ्यूजन डालने के बाद हम हीट देते हैं, ठीक है, और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। पर लेकिन क्योन्स मेथड में हम जो है हीट नहीं देते, बल्कि हम कार्बन फ्यूजन का ही जो कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन जो डिफर करती है, पहला जो क्योन्स मेथड में जेडन स्टेन में ये डिफरेंस है, तो इसकी वजह से ही जो बस जेडन है वो एक तरह का हॉट स्टेन है, क्योंकि हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद आगे का प्रोसीजर कर रहे हैं। पर लेकिन क्योन्स मेथड में हम कोई भी हम हीटिंग का यूज नहीं कर रहे, सिर्फ कार्बन फ्यूजन की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम कोल्ड स्टेन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्योन्स मेथड में बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, तो इसका जो काउंटर स्टेन होगा वो भी कौन होगा, मिथिलेन ब्लू या फिर ब्रिलियंट ग्रीन होगा। ठीक है, तो जो हमारा जेडन स्टेन में जो काउंटर स्टेन होता है वो क्या होता है, मिथिलेन ब्लू ही होता है। सो हम करते किस तरह से, सबसे पहले स्मीयर बनाए, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या बनाया, स्मीयर बना लिया। स्मीयर को हमने क्या कर दिया, हीट फिक्स कर दिया, पहले ही हमने अभी स्टीनिंग शुरू नहीं की, बस हमने स्मीयर बना के इसको हीट फिक्स कर दिया, ताकि जो भी बैक्टीरिया इस पर किलो रहे और वहाँ पे उस पर अडेयर हो जाए, चिपक जाए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप है, हमने स्मीयर बना लिया, हमने डाला क्या, कार्बन फ्यूजन डाला, पूरा इसको स्लाइड को हमने भर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हीट किया।
ठीक है। हीट यहाँ पे एक तरह के मॉडर्न की तरह काम करता है। ठीक है, ये कौन सा मैं बता रही हूँ, मैं जेडन की बात कर रही हूँ। अगर यहाँ पे किन्योन मेथड होगा तो इसमें हमें जरूरत नहीं है हीटिंग की। ठीक है, सिर्फ कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देंगे। तो हमने हीट किया इन केस ऑफ जेडन, हीट करने के बाद इसको 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या हो, कार्बन फ्यूजन क्या हो जाएगा, वहाँ पे अडेयर होना शुरू हो जाएगा। जितने भी हमारे पास बैक्टीरियाज होंगे वहाँ पे, जो भी एसिड फास्ट होंगे या फिर नॉन एसिड फास्ट होंगे, यहाँ पे सब में चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको वॉश किया हमने, उसके बाद हम डालेंगे काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन हमारे पास क्या है, H2SO4। H2SO4 जो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में यूज होता है। अब अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, माइकोबैक्टीरियम लीप्रे है तो 5%, नोकार्डिया है तो 1%, एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है तो 20%। हम क्या लेंगे, अपना डीकलराइजर लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको डीकलराइज किया, 1 से 2 मिनट छोड़ा, वॉश किया। उसके बाद हमने क्या डाला, काउंटर स्टेन डाला। काउंटर स्टेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, मिथिलीन ब्लू, जो कि किन्योन्स मेथड में भी है और यहाँ पर जेडन स्टेन मेथड में भी होता है। तो उसको 3 से 4 मिनट वहाँ पे मिथिलीन ब्लू को डाला, वॉश किया, देन हमारी जो है स्लाइड जो तैयार हो जाएगी फॉर द माइक्रोस्कोपी। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। Which solution is used as a differentiating in Oramin phenol fluorescent stain used for acid fast bacilli? अब जो है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर हम ऑरमिन जो करते हैं, ऑरमिन फिनॉल फ्लोरेसेंट स्टेन करते हैं, अब ये भी एक टाइप का स्टेनिंग है जो कि हम जनरली एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए करते हैं। तो एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए हमारे पास 2 स्टेन आ गई, कौन कौन सी, जनरली 3 आ गई एक तरह से। कौन कौन सी, किन्योन्स, जेडन एंड ऑरमिन। ठीक है, और ऑरमिन भी काफ़ी अच्छी होती है। इसमें जनरली हमें सिर्फ और सिर्फ जो है बहुत अच्छा सा इसमें हमें स्मेयर दिखाई देता है, माइक्रोस्कोपी दिखाई जो हम देखते हैं इसमें, सिर्फ हमें जो अगर उसमें प्रेजेंट होंगे एसिड फाट बैक्टीरिया तो हमें नियॉन कलर्स के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से, क्योंकि नियॉन कलर बहुत वाइब्रेंट होता है तो हमें अच्छे से वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब हम माइक्रोस्कोपी इसकी करते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सोल्यूशन जो है एक तरह का डिफरेंशिएटिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है ऑरमिन वाले मेथड में, जब भी हम एसिड पास करते हैं। तो कौन सा करता है, एसिड अल्कोहल, जो कि एक डीकलराइजर की तरह काम करता है। डीकलराइजर काम किया, अब देखो हमने पहला स्टेन ऑरमिन तो डाल दिया, अब ऑरमिन ने तो सारे बैक्टीरिया, चाहे वो नॉन एसिड फास्ट हो चाहे वो एसिड फास्ट हो, उन सबको ही क्या कर दिया, उस कलर में, नियॉन कलर में कर दिया। ठीक है, सबको ही। अब उसमें एसिड अल्कोहल जब हमने डाला, जो कि 3% है उसका कंसंट्रेशन, तो हमने उसमें एसिड अल्कोहल जब डाला तो क्या हो गया, तो जो उसमें सिर्फ और सिर्फ एसिड फास्ट बेसिलाई होंगे उन पर ही वो ऑरमिन का स्टेन रह जाएगा। बाकी सारे जो नॉन एसिड फास्ट होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने में किसने हेल्प की, 3% एसिड अल्कोहल ने हेल्प यहाँ पे की। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसी मेथड में, ऑरमिन वाले मेथड में किस तरह से हम करते हैं, सबसे पहले हमने स्मेयर बनाया। ठीक है, उसको थोड़ा सा हीट फिक्स कर दिया। ठीक है, ऑरमिन डाल दिया, और ऑरमिन को जो है, ऑरमिन जो है नियॉन कलर का ही होता है। ठीक है, थोड़ा येलोइश नियॉन कलर का। तो हमने पूरा जो स्लाइड को हमने जो है फिल कर दिया, किससे, ऑरमिन से। उसको फिर हम कितने टाइम तक छोड़ते हैं, 20 मिनट्स के लिए हम इसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। 20 मिनट्स बाद इसको वॉश करेंगे, देन एसिड अल्कोहल डालेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे डाला, फिर 1 से 2 मिनट इसको वॉश किया। उसके बाद हमने डाला काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन हम यहाँ पे क्या डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको सिर्फ क्वेंच करते हैं। क्वेंच करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि डालो, मान लो बहुत सारे स्लाइड तो हमने सब स्लाइड डाल दिया, देन उसको वॉश आउट कर दिया। ठीक है, तो क्वेंच करने का मतलब ये होता है कि मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड, 20 टू 30 सेकेंड्स हम इसको उस पर्टिकुलर स्टेन को रखेंगे। तो यानी कि हाँ, ऑरमिन डाला, एसिड अल्कोहल डाला, देन उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो यहाँ बस एसिड फास्ट के लिए स्टेनिंग मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एल्बर्ट स्टेन। द ऑर्गेनिज्म स्टेन, जो ऑर्गेनिज्म है जो भी हम उसमें एल्बर्ट स्टेन जिसके लिए यूज कर रहे हैं, उसका कलर क्या आता है, दैट इज ग्रीन कलर का वो आता है। जनरली इसको कॉर्निबैक्टीरियम डिफेरी के लिए हम यूज करते हैं। एक डिफरेंशियल स्टेन है ये मेटाक्रोमेट ग्रेन्यूल्स को जो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। जो हम ग्रेन्यूल जो इसमें पर्पल कलर की हो जाती हैं, जो ऑर्गेनिज्म होगा पूरा वो क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। जो ग्रेन्यूल्स हैं वो पर्पल कलर की होगी, यानी कि बैक्टीरिया हमारे पास ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, और ग्रेन्यूल्स हमारे पास पर्पल कलर की हो गई। जनरली एल्बर्ट स्टेन हम स्ट्रक्चर और उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं। इसमें सैंपल की अगर हम बात करेंगे, सैंपल किसका बनाते हैं, तो हम थ्रोट स्ट्रैप का जनरली इसका स्मेयर हम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इन नीजर स्टेन डैश इज यूज एज अ काउंटर स्टेन। तो नीजर स्टेन में काउंटर स्टेन की तरह जगह क्या यूज होता है, मतलब काउंटर स्टेन की तरह क्या यूज होता है, दैट इज बिस्मार्क ब्राउन। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है कि वन इसमें फर्स्ट डिग्री मिथिलीन ब्लू लेते हैं एंड क्रिस्टल वॉयलेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो एक तरह का इसका कॉम्बिनेशन होता है, क्या बिस्मार्क ब्राउन क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है,
फॉस्फेट गैंग्लियंस जो है ब्लू वायलेट हो जाएंगे। अगर नेजल पॉजिटिव होगा तो ब्लू और पर्पल कलर का कलर आएगा, और नेजल नेगेटिव होता है वो क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का हमें कलर दिखेगा आफ्टर स्टेनिंग, जब माइक्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, विच मॉलिक्यूल कंटेन एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जनरल हम बात करेंगे सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की, तो वहाँ पर किस में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। पर यहाँ पे एक और 2-3 और हैं, दैट इज नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस एंड सल्फर है। तो जनरली ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर इन तीनों की बात होती, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो किस में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। पर इसमें आपकी सारे ही किस में होते हैं, प्रोटीन के अंदर होते हैं। ठीक है, कलरीमीटर एक्ट अंडर प्रिंसिपल ऑफ, तो कलरीमीटर कौन से प्रिंसिपल बेस होता है, दैट इज बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ, दैट इज पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने जो है ट्यूब में जो क्या लिया, सैंपल लिया, उसके थ्रू हमने लाइट पास करवाई, तो जिस पाथ लेंथ पे वो क्रॉस कर रहा है और जो भी उसका कंसंट्रेशन है सैंपल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट की, उस लाइट को वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और वही उसका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो यानी कि बियर्ट एंड लैम्बर्ट लॉ पे जो है कलरीमीटर बेस्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय सॉल्ट्स ऑफ विच मेटल। जो प्रोटीन्स हैं वो जो है कौन से सॉल्ट्स की मदद से, कौन से मेटल के सॉल्ट्स की मदद से वो प्रेसिपिटेट होती है। प्रेसिपिटेट का मतलब एक तरह से इकट्ठा हो जाना, बैठ जाना। ठीक है, तो जनरली जो हैवी मेटल्स हो, जैसे कि हमारे पास कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, तो इनके सॉल्ट्स की मदद से वो क्या हो जाते हैं, प्रोटीन जो है प्रेसिपिटेट हो जाती है। ठीक है, इनकी मदद से हम प्रोटीन्स को जनरली आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल मेथड है फॉर द प्योरिफिकेशन या फिर आइसोलेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। HB कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सरफेस हिस्टिडीन्स एंड इज एफिशिएंटली प्रेसिपिटेटेड बाय CuSO4। तो जो HB में काफ़ी टाइप के हिस्टिडीन टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और वो अच्छे से एफिशिएंटली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बाय कॉपर सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय फुल सैचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट। जो कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं विद फुल सैचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट की अगर हम उसमें मिक्स करेंगे तो कौन से प्रोटीन PPT यानी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, दैट इज एल्ब्यूमिन एंड IgG। एल्ब्यूमिन, अमोनियम सल्फेट जो है एक तरह का मतलब क्या है, कॉमनली यूज होता है फॉर प्रेसिपिटेशन बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्युबिलिटी। तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होता है इन द प्रोटीन्स, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन मेथड के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पास ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय डैश इन एल्कलॉइडल रिएजेंट। तो कौन कौन से रीजन्स की मदद से, इनकी चीज़ों की मदद से एल्कलॉइड रीजन में, एल्कलॉइडल रिएजेंट्स में प्रोटीन जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है, दैट इज पिक्रिक एसिड, टैनिक एसिड, फॉस्फोडेंसिक एसिड एंड ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड। ठीक है, तो ये भी जो है बस प्रोटीन के प्योरिफिकेशन के लिए या फिर आइसोलेशन के लिए ये जनरली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के यहाँ पास जो 20 क्वेश्चन है वो खत्म हो गए यहाँ पे। हम नेक्स्ट क्लास में अलग फर्दर और 20 क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, सो होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।